हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा तो बचा नहीं है। कुछ ही टाइम रह गया है जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी भी करेंगे, उसी में रिवीजन भी करना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। क्योंकि अगर सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो आप लोग तैयारी करेंगे लेकिन अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और मैं बीच बीच में ये चीज़ें बताती भी चलती हूँ कि आप पढ़ाई करें और उसके साथ में अपना भी ख्याल रखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग जो आपका सब्जेक्ट संस्कृत हो जाता है उसके जो 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय टाइप में, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्किप करके नहीं देखी जाती हैं, है ना फ्रेंड्स? तो चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद 22 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ था वो आपका था अंश धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो मध्यम पुरुष देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यानी तीनों वचनों के बारे में बात हो रही है। और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने वचन होते हैं, उनको लिखिए। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। और यहाँ पे ये पूछ लिया है कि तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो देख लेते हैं, एक वचन में असि होता है और द्विवचन में स्था होता है और बहुवचन में स्थम हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अच्छे से समझिए और इसके नोट्स भी बना लीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट है और बहुत लोग आप लोगों में से ये कहते हैं कि हमें संस्कृत बहुत टफ पड़ती है। बहुत लोगों के ये भी मैसेजेस आते हैं कि बैक भी लग गई है। तो बैक हमारी ये नहीं समझ में आता है। जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको समझ के पढ़ेंगे, तो बैक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आप इतने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, आपके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन कराए वो सीरीज़ आप देख लेते हैं, आपके अति लघु उत्तरीय टाइप जो ये क्वेश्चन है ये सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन आएंगे वो आप कंप्लीट कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बैक लग भी सकती है। उसके बारे में तो सोचना ही गलत होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भी बनाए साथ साथ में। उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। तो उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या 4 है। अब यहाँ पे जैसे जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ना कि उष्ण व्यंजक के बारे में बताए हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे ऊष्म में क्या है, जब गर्म वायु बोलने से निकलती है, और घर्षण, जैसे हमने कहा शा, तो एक घर्षण हुआ, और फिर क्या हुआ, एक गर्म वायु टाइप, जैसे आप ऐसे हाथ पे करें शा, तो गर्म वायु निकल रही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं। लेकिन अब संस्कृत का ये पेपर है आपका, ये संस्कृत सब्जेक्ट है, तो वो अपनी भाषा में पूछेंगे ना। तो यहाँ पे पूछा है उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल संख्या ये होती है 4। कौन कौन से? तो आपका जो शरीफे वाला शाह होता है ये होता है, जो आपका पिछड़ी शाह होता है वो होता है, और आपका जो सा होता है वो होता है, और आपका जो हा होता है वो होता है। ये टोटल 4 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका है सोदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो क्या है, सोदाहरण वृद्धि संधि की बात यहाँ पे हो रही है। तो वृद्धि संधि के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम। सबसे पहले वृद्धि संधि होती क्या है। जब आप वृद्धि संधि के बारे में ही नहीं जानेंगे तो आप कैसे क्या कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं वृद्धि संधि में क्या होता है। आय, आय जो हो जाता है ये आपका है, और आओ, आओ है ये आपका, यानी कि जो ये मात्राएं होती हैं ऊपर दोनों में क्या होता है, सींघें लगी होती है, 2 सींघें। यही चीज़ तो ये ट्रिक बताते हैं, ऐसे नहीं, आप इसको सींघें नहीं कह सकते, लेकिन ये पाई मात्राएं होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है कि कुछ ऐसा फ़नी वे में बोल दिया जाता है कुछ चीज़ें। तो ऐसा होता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आपकी समझ में आएगा, हाँ मैम ने सींघें बताई थी, 2 सींघें होती हैं ना। भैंस के कितने सींघें होती है? 2 होती हैं। बकरी के कितने सींघें होती है? 2 होती हैं। तो जो 2 सींघें हैं, तो आए और आओ
में होती हैं, तो आप ऐसे कर लोगे। तो वृद्धि संधि में जैसे जहाँ पे दो सींघें लगी हो, जैसे एकाएक, महोज, वनौषधि, सदैव, मतलब दो सींघें ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका अय है तो किससे मिलकर बना है, तो आ और प्लस आपका किससे मिलकर बना है, ए से मिलकर बना है। और जो आपका आओ है वो किससे मिलकर बना है, तो आपका आ और आपका किससे मिलकर बना है, ओ से आओ मिलकर बना है। ये किसके उदाहरण हैं, तो ये वृद्धि संधि के हो जाते हैं। जैसे एक प्लस एक तो एक एक, यानी एकाएक। देखिए एकाएक आपने लिखा तो कैसे लिखा, आपने ऊपर दो सींघें लगा दी ना, तो ये वृद्धि संधि हो जाती है। और वृद्धि संधि मतलब वृद्धि हो रही है, जैसे हमारे सिर पे कुछ नहीं है और जब वृद्धि हुई तो सभी चीज़ें सबके में हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, लेकिन वृद्धि हुई तो सींघों की, है ना, तो वो चीज़ तो ऐसे याद रखें। तो एक वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है। पीतांबर शब्द का विग्रह पुरुषस्त्र समास नाम लिखिए। तो पीतांबर पीला है, अंबर जिसका, यानी क्या है, शब्द का समास विग्रह पीत है, अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण होगा। पीतांबर शब्द में बहुब्रीहि समास होता है। कैसे होता है, जिसमें क्या होता है, दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद मुख्य होता है ना। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि भाई पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण आ गए ना। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, आनंद मतलब सिर, तो दशानन यानी 10 हैं सिर जिसके। तो ऐसे हो जाता है आपका क्या, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है, अभितः परितः शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, सोदाहरण लिखिए। तो अभितः परितः शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, सेकंड है नगर परितः मार्गाः सन्ति। तो इस तरह से आप विद उदाहरण भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके 2023 के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और रह रहे हैं आपके। 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, या 18 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। बात तो एक ही है। तो एकम, एकदा, द्वि, दो, दे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, 18 से 20 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। त्रयः, त्रीणि, तिस्, चत्वारः, चत्वारि, चतुस्तः, पंचम, पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, अष्टो। अब यहाँ पे क्या है, पट धातु के लट लकार के सभी पुरुष व सभी वचनों के रूप लिखिए। तो क्या कह रहे हैं, सभी पुरुष और सभी वचन, तो सभी यानी पट धातु के सभी लकारों वचनों के रूप लिखिए। तो पट यानी पढ़ना होता है, क्या होता है, पट यानी पढ़ना। और लिट लकार के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, पट धातु के लिट लकार। तो प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसि, पठथा, पठत, और उत्तम पुरुष पठामि, पठावा, पठामा। ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए 23 के स्टार्ट हुए थे, अब 22 के भी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि रिपीट होते ही होते हैं। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस पेपर जो हैं आप सॉल्व कर लेते हैं, जो पिछले ईयर में आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी टेंशन ना ले, हम जितना आपको बताते हुए चल रहे हैं उतना, बस ये शर्त है कि भाई नोट्स भी बनाएं, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज ज़्यादातर लोगों को टफ पड़ती है। तो आप लोग नोट्स बनाएं, फिर उसको रटें भी, क्योंकि रटना पड़ता है। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अब इसमें आप रटोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। जब भाई पठति, पठता, पठन्ति, तो आपको करना पड़ेगा कि एक वचन में पठति होता है, द्विवचन में पठता होता है, और बहुवचन में पठन्ति होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ अगर आपने नोट्स भी बना लिया और इसको पढ़ा नहीं, याद नहीं किया, तब भी भाई
तब भाई कोई गारंटी नहीं ले सकता, है ना। हम देखिए क्लियर बात करते हैं, ऐसा नहीं आप लोगों को सिर्फ हम एक साथ मना देते रहे, नहीं ऐसे नहीं 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे। अरे 25 में से 25 नंबर ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं, आते जब नंबर है जब हम मेहनत कर रहे हैं और साथ में आप भी मेहनत करो। अगर हम अपना 50% दे रहे हैं तो आप भी 50% दो। वैसे तो मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन अगर आपका 100 और हमारा 100, क्योंकि हमें 100 ही बनाना है, तो हम पूरा अपना एकदम से ज़ोर लगा देंगे और आप अपना एकदम से ज़ोर लगा दें तो हमें 100% चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कहना चाहते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है आप लोगों को बताना, आप लोगों की आंखें खोलना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंप्यूटर में बैक लग गई है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में या संस्कृत सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे आप लोगों में मेहनत की कमी है और उसको आप क्या करें, थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दें और ज़रूरी से ज़रूरी ध्यान दें। ऐसा नहीं हम आपसे कह दें इसको पढ़ लो आपके 25 में से 25 पक्के, ऐसा नहीं, आपको रटना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से याद करो। ये समझ लो आप इस वक्त बिल्कुल गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी बन जाओ। दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक मतलब है कि हमको अपना एग्ज़ाम देना है, वो भी अच्छे से हमको एग्ज़ाम देना है। बस यहाँ पे ये चीज़ अगर आप मान के चल रहे हो तो आप सक्सेस हो, सक्सेस होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हो गया। कृ धातु का लुट लकार का रूप लिखिए। तो कृ धातु का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में कृ का होता है करोति और द्विवचन में कुरुतः और बहुवचन में कुर्वन्ति, और मध्यम पुरुष में करोषि और द्विवचन में कुरुथा और बहुवचन में कुरुथ। उत्तम पुरुष में करोमि और द्विवचन में कुर्वः और बहुवचन में कुर्मः। ये आपका हो जाता है। इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा, यानी आपको एकदम से रट्टा मार लेना है, जिसको कहते हैं रट्टा मारना। ठीक है, रट लेना है। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव वक्त्यम वचने का दरिद्रता। यानी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि सभी प्राणी प्रिय, प्रिय वाक्यम यानी प्रिय बोलने वाले, है ना, बोलने से प्रसन्न होते हैं। भाई आप किसी से मीठा बोलेंगे तो वो खुश होगा, है ना। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। तस्मादेव वक्त्यम वचने का दरिद्रता, मृद बोलने से दरिद्रता, कंजूसी कैसी, यानी आपको अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, तो उसमें आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं, कि आपको पैसे खर्च करने पड़े। ऐसा तो है नहीं कि आपने सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख दी अगर जिससे मीठा बोलेंगे। अगर आप मीठा बोल रहे हैं तो हर्ज ही क्या है ना। ये तो अच्छी ये बात है कि अगर हम किसी को खुश कर पा रहे हैं, हमारे वजह से कोई खुश हो रहा है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो कितना आसान है। प्रिय वाक्यम यानी मीठे बोलने वाला, देखिए है ना, यही से आपने पकड़ लिया। और फिर प्रदानन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादत्य देव वक्तम्य वचने का दरिद्रता, यानी मीठा बोलने से लोग खुश होते हैं, इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। इसमें हमें कंजूसी कैसे भाई करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, है ना। ऐसे आप वर्ड पकड़ के आप लिख सकते हो और जब आप याद करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति पूछ रहे हैं, तो नदी, नधो, नधा। ठीक है, क्या है, नदी, नधो, नधा, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन हो जाते हैं। तो एक वचन, बहुवचन, यानी एक वचन नदी है, बहुवचन नधो है, और आपका एक वचन द्विवचन ये नधो हो जाता है और बहुवचन में नधा हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि नदी कौन सा वचन है, तो आपका क्या हो जाएगा, नधो कौन सा है या नधा कौन सा है, तो आपको याद है तो आप कर ले जाओगे। नमा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। चौमासा में कौन सा समास है, तो देखिए जिसने हिंदी पढ़ रखी है और उसको हिंदी के बारे में अच्छी नॉलेज है, मजबूत पकड़ है,
वो संस्कृत से बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि हिंदी की जननी कौन है? आप लोग बताएं, हिंदी की जननी कौन है? तो अपनी यानी माता कौन है भाई? संस्कृत है। और संस्कृत यानी अपनी ही माता से कैसा डर, है ना? तो जब वो माता से निकल कर आई है तो यानी मिलती जुलती है, कहते नहीं उसकी मम्मी पे उसके नैन नक्श गए हैं, उसका रंग गया है, तो कुछ तो उससे मिलता जुलता है, यानी कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता जुलता, कहते नहीं ट्विंस लग रहे हैं मम्मी और बेटी। तो वो वाली बात यहाँ पे हो गई और हो जाती कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम आपने हिंदी में तैयार कर रखी हैं तो आप संस्कृत में कर पाओगे। तो यहाँ पे है चौमासा। तो चौमासा मतलब चार यहाँ पे आ रहा है, पहला जो पद हो जाता है उसमें क्या है? चौ मतलब चार। और जहाँ पे प्रथम पद में क्या हो, अंकों को बताया गया, जैसे 4, 5, दशानन, त्रिभुवन, इस तरह से, जिसमें 3, 5, 10 जो भी आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है? वो द्विगु समास हो जाता है। तो देखिए हिंदी से आपका संस्कृत का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? तो ऐसे अब मिला जुला के पढ़े, ऐसा हवा समझ के ना पढ़े। अगर हवा समझ के पढ़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई सब्जेक्ट को लें बस ये कहें कि इस पे हमको मजबूत पकड़ बनानी है, क्योंकि इम्पॉसिबल क्या, कुछ भी तो नहीं, हर एक चीज़ तो पॉसिबल है ना? तो ऐसे हो जाता है आपका। यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, जो सेशन है 2021 का है। तो संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कौन सी है? कर्ता है, कर्म है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान को अधिकरण के लिए, है ना? ऐसे ही तो है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे ये 6 हो जाते हैं, इनको आप रट लीजिए एकदम से। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये आपका हो जाता है। अस्मद सर्वनाम शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो अस्मद मतलब होता है मैं, और मैं में प्रथमा है अहम, एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। त्याज्य न धैर्य विधुरे पी काले, श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे है त्याजन्म न धैर्यम विधुरे पी काले का अर्थ है संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप संकट में हो और आपने अपना धैर्य खो दिया तो वो चीज़ सही नहीं है। तभी तो आपको देखा जाएगा, तभी तो आपको परखा जाएगा जब आप पे अच्छी चीज़ें पड़ रही हैं, आपको हर एक चीज़ मिलती जा रही है, आपको क्या है हर एक चीज़ मिल रही है, सभी का सपोर्ट मिल रहा है, तब तो आप सक्सेस हो ही रहे हैं। लेकिन जब आप पे आई विपत्ति, जब आपके साये ने भी साथ छोड़ दिया, कैसे? क्योंकि जब आप पे परेशानी आती है तो सबसे पहले क्या होता है, आप का अपना साया तक भी साथ छोड़ देता है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये बंदा हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, सबसे पहले वही बंदा आपको छोड़ देता है। और जब वो बंदा छोड़ देता है आप हताश हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सुख झेला है, सुख को भोगा है, तो दुख को आप ही को भोगना है। सुख को खुशी खुशी आपने भोगा है, किसी को उस वक्त नहीं समझा है। लेकिन आज आपको क्या करना है, आप पे दुख आया तब आपको क्या, आप अपना धैर्य खो बैठेंगे? नहीं, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, ठीक है? तो यानी क्या कह रहे हैं कि संकट काल में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, आपको अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं अब तो मेरे साथ ना बुरा हो गया, मैं कुछ भी कर डालूंगी या कर डालूंगा, मैं मौत को गले लगा लूँगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि जब सुख नहीं रह गया तो दुख भी नहीं रह जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह होता है और सुबह के बाद फिर से दिन बीतने के बाद रात होती है। तो यानी सुख आया तो दुख ज़रूर आएगा, और दुख आया है तो सुख भी ज़रूर आएगा। ये चीज़ आप लोग सोच के चले, और जो ये सोचता है वो खुश रहता है, ठीक है? अगर दुख में भी खुश रहना सीखे, हालांकि वो चीज़ तो नहीं हो पाती कि हम हर वक्त स्माइल पास नहीं कर सकते, लेकिन धैर्य तो ना खोएं, तो ये चीज़ हो जाती है। अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? हाँ यही है, अनुगमनम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था ये कि उपसर्ग यानी आगे, छोटा ऊ से उपसर्ग होता है और छोटा से आगे होता है यानी आगे।
और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय यानी पा से प्रत्यय और पा से पीछे हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं उपसर्ग यानी आगे, तो अनुगमनम में अनु उपसर्ग और गम धातु है, यानी क्या है, अनु उपसर्ग है। अनु यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुगमनम है ना, और ये गम क्या है, तो ये गम धातु है। फिर आपका हो जाता है दा, तुम में कौन सा प्रत्यय, तो दा प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय मतलब होता है पीछे। तो पीछे, अभी देखिए आगे पूछ रहे थे, अभी आपको देखिए ये भी हिंदी में बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में इस पर डिस्कस किया है और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अब आप लोग, अगर ये संस्कृत है तब भी बात तो वही है, ऐसा तो है नहीं कि आप आसमान को आसमान नहीं कहेंगे, कुछ और कह देंगे, जो ज़मीन है वो ज़मीन ही रहेगी, आसमान है वो आसमान ही रहेगा, लैंग्वेज कुछ भी हो, है ना, वो बात अलग है। भाई इंग्लिश में हम अर्थ कह देते हैं, है ना, तो वो चीज़ स्काई कह देते हैं, लेकिन है तो वही। अभी स्काई की तरफ हम करें तो आप आसमान की तरफ उंगली करोगे, और अगर हम अर्थ कहते हैं तो आप पृथ्वी की तरफ उंगली करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि इशारा, मतलब उंगली का मतलब इशारा आप करेंगे, तो यानी जो चीज़ है वही तो रहेगी, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो यानी यहाँ पे धातु में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय मतलब पीछे होता है, तो धातु में दा धातु तथा तुमुन प्रत्यय है, क्या है, तुमुन प्रत्यय है। उसके बाद है मोहितम में कौन सा समास है, तो मोहितम में आपका हो जाता है, मोहितम में आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2020 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, कहीं पे कोई डाउट और क्लियर नहीं रह रहा होगा। अगर फिर भी अगर कहीं पे डाउट और क्लियर है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसको और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आपके सपोर्ट की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यड़ संधि का सूत्र लिखिए, तो यड़ संधि का सूत्र है एकोणिची, सूत्रार्थ इक प्रत्याहार, छोटी ई छोटो ऊ ऋण लिर के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर यड़ प्रत्याहार या रा ला हो जाता है। और आपका उदाहरण अभि प्लस उदय अभ्युदय, सु प्लस आगतम स्वागतम। तो थोड़ा सा कहिए तो हम थोड़ी सी आपको संधि के बारे में हम बता देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लेकिन इतना नहीं, जो दो चार चीज़ें हम आपको एक एक मतलब जितने भी रूल्स हैं उसके एक एक दो दो नियम हम आपको बताते हैं। जैसे कहीं पर अगर आपका आ जाए अंक की बिंदी हो, जैसे अंक की बिंदी का मतलब है जैसे संसार है, अगर संसार है, ठीक है, अब आप इसको तोड़ेंगे। अगर हम आपसे कहें कि इसको तोड़ो, तो आप कैसे तोड़ोगे, तो आप तोड़ोगे सम और प्लस सार, सम प्लस सार। अब आपने कहा कि मैम ऐसे कैसे, ये तो यहाँ पे ना को दर्शा रहा है और आपने यहाँ पे माँ कर दिया, यानी आधा माँ, हलंत लगा है तो आधा माँ। तो जी हाँ, हम आपको बताते हैं, ये नियम है। और नियम ये है कि अगर आपका जो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो अगर ये अनुस्वार होता है आपका, और अनुस्वार यानी जैसे संसार में ऊपर अंक की बिंदी यानी अनुस्वार लगा हुआ है, तो आप इसको आधा माँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधा माँ लिखेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ संसार में, अब यहाँ पे देखिए संयोग, अब आपका संयोग है, ठीक है, तो संयोग में देखिए अनुस्वार है तो सम प्लस योग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल एक दे देते हैं, संज्ञा, तो अब आप डरे नहीं, बिल्कुल नियम वही रहेगा, सम प्लस ज्ञा, ये इस तरह से इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बताते हैं अलग से, थोड़ा सा हम एक दो और बता देते हैं आपको। जैसे कहीं पर आपका जैसे स्वच्छंद होता है, स्वच्छंद होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम इसको हम कैसे तोड़ेंगे,
तो कहीं पर आधा चा और छा हो साथ में, क्या हो, आधा चा और छा हो साथ में, तो आप क्या करेंगे, चा को आप समझेंगे ही कुछ नहीं, इसको क्या समझेंगे, व्यर्थ समझेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद कर रहे हैं, इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको कुछ नहीं समझेंगे और सिंपल सा हम क्या लिख देंगे, देखिए इधर 100 बचा तो हमने 100 लिख दिया, प्लस हमारा यहाँ पे छंद बचा, हमने छंद लिख दिया, लेकिन हमने क्या नहीं लिखा, आधा चा नहीं लिखा। एक एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं, परिच्छेद, क्या लिखा हमने, परिच्छेद। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने फिर चा को काट दिया, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं, बहुत माइंड में ये नहीं कि मार वहाँ से हम, अरे माइंड डिस्टर्ब हो गया, ये नियम कैसे, कुछ नहीं, बस चा को आप काट दें, जो आधा चा है उसको आपने काट दिया। अब उस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमने क्या किया, परी और प्लस आपका छंद, ये हम लिख देंगे। तो इस तरह से तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस तरह से हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम विराम लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वरना आप कहेंगे कि मैम एक एक क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, लेकिन आप ही की भलाई के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक क्लास देख लेते हैं तो आपकी संस्कृत तो तैयार होगी ही होगी, और साथ में हिंदी की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो दूर हो जाएंगी, जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। अब आपका हो जाता है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। तो अपादान का मतलब क्या होता है और संप्रदान का मतलब क्या होता है, तो अपादान का मतलब होता है अलग होना, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं यानी अलग हो रहे हैं, और संप्रदान में मतलब किसी को कुछ दे रहा है, दान दे रहा है, तो उसके लिए होता है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है को, उसको दे रहा है, किसी को दे रहा है, वो चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे विद्या ददाति विनयम श्लोक का अर्थ, अब देखिए अर्थ यहाँ पे लिखना है, विद्या मतलब ज्ञान, ददाति मतलब देती है, क्या, विनिमय, यानी हमें विनम्रता प्रदान करती है, अर्थात जैसे फल आने पर पेड़ झुक जाता है, भाई ये पेड़ है और कुछ इसमें नहीं लगा है, ये ऐसे खड़ा है सीना तान के, और लेकिन भाई जब इसमें लग गए फल, ये गया झुक। अब ये सोचिए, बेचारा नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज्ञान हो गया है, इसमें इतने फल लग गए हैं कि यह स्वयं से झुक गया, फिर आपसे कोई जद्दोजहद नहीं करेगा, आपसे कोई बहस नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा। कहते नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास आधा ज्ञान होगा, जिसके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, वो अपने को दिखावा करेंगे, रोज़ नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए शूज़ यूज़ करेंगे कि देखो हमको, देखो हमारी पर्सनालिटी, देखो हम कुछ हैं। लेकिन क्या है, जब मनुष्य कुछ होता है तो हम उसके सूट बूट से उसको नहीं पहचानते हैं। वो तो भाई जब बोलना स्टार्ट करेगा, अपने ज्ञान को खोलेगा, तो आप कहोगे ओफो ये बंदा ये था, हम तो इसको जान ही नहीं पाए थे, और आप उसके सामने बैठ कर ही आप उससे बहुत वैसी बातें करोगे, ऐसा लगेगा कि हाँ इस बंदे ने बहुत अच्छे ब्रांडेड ड्रेस नहीं पहन रखे हैं, ब्रांडेड शूज़ नहीं पहन रखे हैं, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ज्ञान होता है वो मनुष्य को क्या कर देता है, बहुत ही उसको ऐसे स्वभाव का बना देता है, फिर वो झगड़ा लड़ाई उससे सबसे दूर वो हो जाता है, बहस से दूर हो जाता है वो। तो बस यही है कि विनम्रता प्रदान करते हैं और बड़ा ही सरल स्वभाव का लगेगा आपको। कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगेगा इस बंदे को कुछ ही नहीं आता होगा, ये है क्या, बिल्कुल मूर्ख जैसा तो देखने में लग रहा है। रियल में वो मूर्ख नहीं होता है, उसी ने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, अर्थात फल आने पर पेड़ झुक जाता है, वैसे ही विद्या प्राप्त करने पर हमें अकड़ या घमंड नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यही चीज़ सही है। लेकिन आज का दौर भाई बहुत ही ख़राब हो गया है। आज का दौर क्या है, अगर आप बहुत ही विनम्र स्वभाव के बन रहे हैं तो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो जाती है, आपने पलट के जवाब नहीं दिया, वो ये समझेगा ये मूर्ख है, इसकी फैमिली में इसकी कोई इज्जत नहीं है, और इसीलिए तो ये हमसे भी दब के चला गया, और हमें लगता है ये बहुत ही लो क्वालिटी का बंदा है, इसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है।
ऐसे लोग आंकते हैं, लेकिन आंकने से हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ भी तो नहीं बिगड़ेगा। हम जो हमारी जो क्वालिटी वो हमारे पास ही रहेगी। 11 संख्या को संस्कृत में लिखिए। 11 संख्या को संस्कृत में एकादश कहते हैं। जैसे 10 मतलब 10 होता है, ये आपका 10, और उसमें एक और जोड़ दें तो एकादश हो जाता है, यानी 11 हो गया। त्रिभुवन में कौन सा समास है? देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन समझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा चेंज किया था, उसमें से चतुर्थ करके कुछ दिया हुआ था, अब यहाँ पे त्रि दे दिया। तो मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पे अंक हो 3, 4, 5, 10 कुछ ऐसा है, जो प्रथम पद जो होता है उसमें अंकों को दिखाया गया हो, अंकों को बताया गया हो, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाता है। उसके बाद है युष्मत शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो युष्मत मतलब तुम, प्रथमा में, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में तवम, और द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में यूयम। ठीक है, तो इस तरह से इनको भी आप रट लीजिए बहुत अच्छे से, कुछ भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इतना तो आपको एकदम रट ही लेना है। बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, समझ लेना कि कितना हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र आपका हो जाता है अकः सर्वे दीर्घा। सूत्र दीर्घ संधि का है। सह, साकम, समम, सार्थम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। न्यायात पथा पर विचलंति पदम न धीरा। श्लोकांश का अर्थ लिखे। तो श्लोकांश का अर्थ है धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम पीछे नहीं हटते, यानी न्यायात पथा पर विचलंति पदम न धीरा, यानी जो धैर्यशाली पुरुष वो क्या करते हैं, न्याय के मार्ग से एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। और कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, वो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बंदा होता है, लेकिन उसको इस चीज़ की अक्ल नहीं होती है कि वो अगर किसी के साथ क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, यानी कि अगर वो बंदा अपना है तो उसका सपोर्ट करेगा, अगर वो बंदा पराया है तो उसका सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए। अगर हमारा बंदा सही नहीं है तो कहना चाहिए हमारा बंदा सही नहीं है। लेकिन आज का दौर, फिर से वही कहेंगे, आज का दौर ये है, अपना बंदा कुछ भी करके आता है, अपना घर का सदस्य कुछ भी करके आता है, लोग ये नहीं कहेंगे कि इसने गलत किया है। और इसी में इतने जो हो रहे हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, गलत हो रही हैं, क्योंकि घर वाले उसको दबा लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम में ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो अगर बंदा हमारा कोई है, हमारे घर का कोई सदस्य या हमारे जानने वाला कोई सदस्य, अगर वो गलत कह रहा है तो आप गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे है न्यायात पद पर विचलंति पदम ना धीरा। श्लोकांश का अर्थ है, श्लोकांश का अर्थ ये है धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग में एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं। और 21 संख्या को संस्कृत में लिखना है। तो विंशति मतलब होता है 20, और उसमें एक और जोड़ दो तो एकविंशति तो क्या हो गया, 21 हो गया। उसके बाद आपका है सत्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तो सत्ताध्यायी तो तत्पुरुष समास। ठीक है। अस्मद शब्द में द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अस्मद में आपका माम, मा एक वचन, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में अस्मन। ठीक है। उसके बाद आपका 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें है प्रारब्धमुत्तम जना ना परित्य जनति। श्लोकांश का अर्थ लिखिए। तो इसका जो अर्थ हो जाता है, अच्छे लोग किसी कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात उस कार्य में अनेक बाधाएं आने पर भी उसे नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपने कोई कार्य स्टार्ट किया तो क्या है, आप क्या उस काम को छोड़ देंगे? उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। जैसे आप ये सेमेस्टर अपना कंप्लीट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, बहुत लोग आपके पास आए होंगे, अरे डीएलएड में एडमिशन ना लो, आप दूसरा कोई और कोर्स कर लो, या ना भी करो, अगर लड़का है तो कहेंगे अरे अभी तक ये पढ़ेगा, ये कुछ करेगा नहीं, आगे कुछ और कर लो। या लड़की, अरे अभी शादी करो, अब पढ़ाई बढ़ाई बहुत हो गई, उनके घर वालों से कहेंगे, बहुत बातें बनाते हैं। यानी क्या है, ये बाधाएं आ रही हैं और घर वाले भाई हमारे क्या करते हैं,
सभी के घर वाले ये करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं सबके तानों से कि हाँ सही बात है, इतना पढ़ रही हैं पर कुछ नहीं पाई हैं, अभी यहाँ पे हैं, अब ये पूरे 2 साल और ख़राब करेंगी। मतलब उन जो आएंगे जो सिखाएंगे वो, मतलब जो हम 2 साल उसको क्या कर रहे हैं, उसमें हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अपने भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको क्या कहते हैं 2 साल ख़राब करेंगी, और वो भी 2 साल ख़राब करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ, बहुत एग्जाम्पल देंगे। लेकिन क्या है, हमारे सम्मुख बाधाएं आएंगी, लेकिन हम इन बाधाओं से क्या डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि हम अपना अच्छा बुरा स्वयं सोच सकते हैं भाई। हमको पता है कि हम ये अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज अगर लोग हमको ताने मार रहे हैं तो कल वही आके हमारी तारीफ भी करेंगे कि हम तो जानते थे भाई आपका लड़का या लड़की बहुत जो है काबिल है, और इसने क्या किया है, इसने सक्सेस को प्राप्त कर लिया, हम तो जानते थे। इस तरह से लोग बातें करते हैं। तो इसलिए लोगों का क्या, वही वाली है बात है, लोगों का क्या, लोगों का काम ही है बात करना। वही एक जैसे सॉन्ग है, वो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। बस आप समझ गए तो समझ लिया, हमने आपको समझा दिया। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो युष्मत मतलब तुम, तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें हो जाता है प्रथमा तवम, युवाम, युवम। और बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथित च है। इस सूत्र में बलि की कर्म संज्ञा हुई है। अकथित च में यहाँ पे आपका हो जाता है 16 द्विकर्म धातुएं हैं, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाई याद करना पड़ेगा आपको, ये है ना। श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्याम श्यामः, बुद्धिमान बुद्धिमानः, बाल लड़का यानी बालकः, और है का अस्ति। तो कितना आसान है भाई, श्याम लिखा है उसमें आप क्या करो, अनुस्वर का उपयोग कर दो। और बुद्धिमान में बुद्धिमानः, देखिए 2 डॉट, ये जो बिंदियाँ रखी हैं तो इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये आपका विसर्ग होता है। क्या होता है, ये जो 2 बिंदियाँ होती है विसर्ग होता है, एक बिंदी होती है ये अनुस्वार होता है, और एक चांद और एक बिंदी अनुनासिक होता है, ये क्या है, विसर्ग है। ठीक है, बस इसका यूज़ करना है आपको। और लड़के का तो बाल का पता ही है, और है का अस्ति। तो इस तरह से कुछ भी आ जाए आप आराम से कर ले जाओगे। पितरों शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरों में द्वंद्व समास, जिस समास में उभय पद, दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पितरों यानी माता चा पिता चा, यानी माता और पिता। मयूरी, मयूरी चा मयूरः चा, यानी यहाँ पे क्या है, और जैसे यूज़ नहीं करते माता और पिता, या इस तरह से लगाते हैं माता और इस तरह से लिख देते हैं पिता, है ना। तो यहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और दिग्गज जहाँ पे आपके अंक आते हैं, प्रथम पद में अंक आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, ऋण, उ, लृ। इसी प्रत्याहार में इनके दीर्घ वर्णों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋण, लृ, आ का भी बोध होता है। तो जो आपके छोटा छोटी छोटा ये हो जाता है, इसमें बोलने में कम समय लगता है। ये ह्रस्व होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये बोलते हैं तो बड़ा आ मतलब दीर्घ होता है ना। तो 3 तरह के होते हैं, एक ह्रस्व, एक दीर्घ, एक प्लुत, जिसमें बोलने में बहुत दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ओम बोला, राम, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये प्लुत हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें भी नोट करते हुए चलिए आप लोग। उसके बाद है 2017 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। रामायागम ददाति में कौन सा कारक है? तो रामायागम ददाति में संप्रदान कारक है। कैसे? तो संप्रदान कारक कैसे? कर्ता दान कर्म के द्वारा किसी को कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। तो अपादान यानी अलग होना, आ से अपादान, आ से अलग होना। संप्रदान यानी किसी को कोई चीज़ दान में देना, है ना। तो संप्रदान, और इसका जो चिन्ह होता है को या के लिए, किसी को, किसी के लिए हम ये लेकर आए हैं, या किसी को हमने दिया है, वो चीज़।
नायिका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो नायिका, नायिका देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं नायिका, तो आपका यहाँ पे देख लेते हैं नायिका, नय प्लस अका, नय प्लस अका, नायिका। तो ये कौन सी संधि हो जाती है? अयाद संधि हो जाती है। और अयाद संधि में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें 3 वर्ण ज़्यादातर होते हैं, जैसे नयन, शयन, पवन, इस तरह से आपके हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यानी हो जाता है यहाँ पे, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। तो गम धातु है और कत्य प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगाना है। गम धातु में कत्या, यानी ये प्रत्यय दे ही दिए हैं और इसको पीछे लगाना है। तो गम कत्वा गत्वा जाकर, हंस हस कत्वा हसित्वा हंसकर। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अक एक प्रत्याहार जिसमें 5 वर्ण हैं, छुटा, छुटी, छुटो, लिट। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी प्रत्याहार में उनके दीर्घ वर्ण जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ो, ऋण और लिर। तो दीर्घ कौन होते हैं? जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ह्रस्व कौन होते हैं? जिसमें कम टाइम लगता है, एक मात्रा का टाइम लगता है। बस वही चीज़ अभी तो बता चुके हैं ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर बनाएं। तो क्या है? उपसर्ग यानी आगे लगाना है। गम धातु में कोई 2 उपसर्ग, मतलब कुछ आप 2 उपसर्ग आगे लगाएं उसको, और गम में तो गम यानी पीछे रहेगा, और जो आप उपसर्ग लगाएंगे वो। तो अणगम यानी जान आगच्छति आना, अनुगम अनुगच्छति पीछे पीछे जाना। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 2016 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। वर्गों के पश्चिम यानी पंचम वर्ण महेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे आपका वर्णों के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्रों के 7वें क्रमांक के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार है। इया मा अड़ा ना मा, यहाँ पे मा 2 बार हो गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, इया मा अड़ा और गणित वाला अड़ा और मा। अब इसको हम समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। अब एकदम से अचानक से अगर आपके सम्मुख आएगी कोई चीज़ तो आप तो टेंशन में हो जाओगे कि यार इसको कैसे याद रखें, क्या करें। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ बता रहे हैं कि जैसे आपका का हो जाता है, तो का आपका कंठ वर्ग में आता है, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। तो आप का से यानी कंठ से आप इस पे जोर डाल रहे हो, कंठ पे जोर पड़ रहा है। फिर चा यानी तालव, चा, छा, जा, झा, या इसको बोलते हो, तो तालु से जबान आपकी टकराती है, तो ये तालव हो जाता है। टा वर्ग यानी मूर्धा होता है, यानी टा, ठा, डा, ढा। आपके जो जबान है वो इस तरह का, जो आपके अंदर जो मुंह के अंदर इस तरह का जो भाग है वो जबान यहाँ से टकराती है, तो वो मूर्धा कहलाता है। फिर उसके बाद पा, फा यानी ता, था, दा, धा, ना। तो ये दंत जब आप बोलेंगे तो दांतों से आपकी जबान टकराएगी, तो ये दंत कहलाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। तो यानी ये क्या, जब ओंठ से ओंठ टकराती है तो ये ओष्ठ होते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये जो बने हुए हैं वो कैसे आप कहोगे मैम आप बता कुछ और रही हो, कुछ और नहीं बता रहे हैं, वही चीज़। तो का, खा, गा, गा, अड़ा यहाँ पे लिख लिया। चा, छा, जा, झा, इया यहाँ पे लिख लिया। देखिए पांचवें वर्ड लिख रहे हैं हम सब। और टाठा डाढ़ा अड़ा, गणित वाला अड़ा। ताथा दाधा ना, पाफा बाभा माँ। अब ये आपके क्या हो गए, ये पंचम वर्ण महेश्वर सूत्र। ये देखिए यहाँ पे ये आपके हो गए, और इनको क्या कहेंगे, और इनको हम पंचम वर्ण कहेंगे। और ये अनुनासिक यानी नाक से भी निकलते हैं, और मुख से आप ना बोलें तो ना, नाक से भी निकल रहा और मुख से। और इसमें एक चीज़ और है, कुछ नाक ओष्ठ है, कुछ दंत नाक है, कुछ नाक मूर्धा है, कुछ क्या है नाक कंठ है। यानी जो कंठ के हैं वो कंठ ही रहेंगे, लेकिन वो नाक से निकल रहे हैं तो वो नाक प्लस कंठ हो जाएगा, और जो ओठ से निकल रहे हैं तो नाक प्लस ओठ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझें। पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो पितृ शब्द रूप हो जाता है पंचमी में पितुः, पितुभ्याम, पितुभ्या, ये आपका हो जाता है। झलम जशोढंत किस संधि का सूत्र है? तो उसकी परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो झलम जशोढंत जतस्थ संधि का सूत्र है।
अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखे। तो अस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष असम, आसव, आसम। अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाए, उपसर्ग यानी आगे, तो अभी आप सब कहीं लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, आप कुछ लगाएंगे तो वो आपका एक क्या बन जाएगा, अभी उपसर्ग कोई 4 शब्द बनाने। तो अभिआगत तो अभ्यागत, अभिमुखम तो अभिमुखम, अभिमानः तो अभिमानः, अभि प्लस ज्ञानम तो अभिज्ञानम। इस तरह से आपका हो जाएगा। पश्यन् शब्द में धातु एवं प्रत्यय होगा, तो प्रत्यय यानी पीछे, तो पश्चिम शब्द में दृश्य देखना, धातु एवं शब्द प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन। हाँ, आपके कंप्लीट हो गए 2016। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह गया होगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताएंगे कि अगर अब आपको कौन सा क्लास चाहिए, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेकर आएंगे, बाकी तो हम अपने अकॉर्डिंग क्लास को लेकर ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।